हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो मैं हूँ सोनाक्षी त्यागी मैम, आप लोगों की साइंस एक्सप्लोरर मैम, जो कि आप लोगों की इस एग्जाम की जर्नी में थोड़ी सी और मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू और एटलीस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, हो सकता है किसी के एग्जाम स्टार्ट हो गए हों और किसी के होने वाले हों। तो एग्जाम्स जब आते हैं थोड़ी सी टेंशन एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो इस टेंशन और एंजाइटी को थोड़ा सा दूर रखने के लिए ये एग्जाम एक्सप्रेस क्यूरियस जूनियर की तरफ से आप लोगों के लिए प्रेजेंटेड है, ताकि आपकी इस एग्जाम की जर्नी में अगर एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग कर पाए तो हम लोग बहुत ही इस चीज को फॉर्चुनेट इनफ मानेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, ऑन दैट वेरी सेम नोट, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर टर्म 1 प्रिपरेशन, विच इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर आप यहाँ पे देखें, हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जहां हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन दोनों को ही डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो डेफिनेटली वी विल बिगिन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस प्रोसेस, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं अपनी इतनी सारी एनर्जी डिवोट करके। देन एज आई मेंशन्ड, ये जो प्रोसेस है ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी बेसिकली परफॉर्म्ड थ्रू two modes, right? What are those two modes? पहला है आपका asexual mode of reproduction and the second is sexual mode of reproduction। तो इन दोनों ही modes के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में क्या major differences होते हैं और दोनों की अपनी अपनी क्या pros and cons हैं, right? And then of course we will do quiz। Now see, quiz at the end definitely आएगा, but in between when we are learning certain different topics, तब भी आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होंगे, ताकि जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है वो असेस करने के लिए कि आपको कितने हद तक समझ में आया। सो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि आप लोग वीडियो को पॉज करके तभी, विदाउट लुकिंग एट द आंसर। नाउ मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत प्यारे और ऑनेस्ट बच्चे हो, तो प्लीज ये कोशिश करना कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर पहले कॉमेंट बॉक्स में लिखना, उसके बाद आगे चल के देखना कि क्या आपका आंसर सही था या गलत, राइट? और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको वहां मिल जाएगी। चलो लेट्स बिगिन। तो अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए दैट मैम व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है। तो बेटा देखो, बहुत सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन में जो ये री वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अगेन, राइट? दिस मीन्स अगेन, या कुछ ऐसी चीज जो रीप्ले हो रही हो या कोई ऐसी चीज जो रिपीट हो रही हो। अब रीप्ले से मेरा मतलब ये नहीं कि आपके आईपीएल के एग्जाम में जो रीप्ले होते हैं, आईपीएल के मैचेस में जो रीप्ले होते हैं, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से बार बार कोई चीज हो रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन यानी कि उत्पन्न करना किसी चीज को, पर किस चीज को किया जा रहा है, तो एक बार हम डेफिनेशन से समझते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो अभी जो करंट जनरेशन है वो अपने जैसे दिखने वालों को जब जन्म देती है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर बेबीज, और इन साइंटिफिक टर्म्स वी कॉल दोज बेबीज एज ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स, राइट? तो सिंपली इसका मतलब है कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को, एक नए ऑर्गेनिज्म को, अपने एक बेबी को, राइट? अब बात ये आती है कि ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल। अब वो इंडिविजुअल पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, बैक्टीरिया, वायरसेस सब हो सकते हैं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। यानी कि अगर हम इस प्रोसेस को एज एन इंडिविजुअल नहीं भी परफॉर्म करते तो भी वी विल बी एबल टू सर्वाइव, बिकॉज बाकी सारे जो एसेंशियल प्रोसेसेस हैं सच एज रेस्पायरिंग, ब्रीदिंग, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन, ये सब हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है और जरूरी भी है। इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस के बिना फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड देन ऑल्सो दिस प्रोसेस हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। क्यों, ये जानते हैं। तो जो इसकी सिग्निफिकेंस है,
यानी कि जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी महत्ता है, जो मतलब जो इसकी अहमियत है वो क्या है, दैट इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। देखिए, आज अगर अभी मैं ये चीज डिसाइड करती हूं दैट आई विल नॉट रिप्रोड्यूस, तो मेरे इस डिसीजन से इन जनरल ह्यूमन की पॉपुलेशन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट व्हाट इफ all the 8 billion people who are there on earth decide that they will never reproduce? क्या आगे आने वाले 50, 60, 70 साल में आपको ह्यूमंस नजर आएंगे? नहीं। इसी तरह बाकी एनिमल्स भी अगर यही सोच लें, तो यहां बात आती है इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस की, यानी कि ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है, ये बिल्कुल कंफर्म करता है कि एक एक स्पीशीज यानी कि द वैरायटी ऑफ लाइफ दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ। आपको प्लांट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के नजर आते हैं। देयर आर हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। आपको एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स नजर आते हैं। देन देयर आर एनिमल्स हु लिव इन वाटर, हु फ्लाई इन द एयर, हु लिव ऑन ट्रीज, हु लिव अंडरग्राउंड। तो इनको हम बेसिकली बोलते हैं स्पीशीज, द वैरायटी ऑफ लाइफ। So each variety that you see, you are able to visualize them because उनके एंसेस्टर्स ने रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे दिखने वालों को जन्म दिया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता आ रहा है और होता रहेगा ताकि हमें ये डिफरेंट वैरायटी दिखती रहे। ये तो हो गई पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बेटा, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अर्थ पे जो आपको ये लाइफ नजर आ रही है थ्रू वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स, वो इसीलिए है क्योंकि वो सारे डिफरेंट एनिमल्स एंड स्पीशीज ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो धीरे ही धीरे आपको दिखने लगता कि शायद प्लांट्स खत्म होते रहते, फिर इंसान खत्म हो जाते, जानवर खत्म हो जाते, अगर ये प्रोसेस नहीं परफॉर्म करते। तो मैं यहां तक उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इस प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है हम सबकी जिंदगी में। आज लेकिन इस प्रोसेस को हम कवर करेंगे बेसिकली प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, रिप्रोडक्शन हैज बेसिकली 2 मोड्स। या तो आप एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए जा सकते हो या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। अब ये चॉइस किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं होती कि वो आज चूज करे कि वो एसेक्सुअल या सेक्सुअल के ऊपर जाएंगे। दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ देयर बॉडी इज डिजाइन्ड और उनकी बॉडी की क्या नीड्स हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। नाउ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, मेन पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने के ये हैं कि दिस इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल पेरेंट। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ सेक्स का कोई रोल ही नहीं है, मेल फीमेल, नो रोल एट ऑल। और सिंस मेल और फीमेल नहीं है तो गैमीट्स की भी बात नहीं आती। गैमीट्स यानी कि सेक्स सेल्स। जब हम सेक्स सेल्स की बात करते हैं तो इन मेल दे आर स्पर्म्स, इन फीमेल इट इज एग, राइट। तो जब यहाँ पे पेरेंट ही एक है तो यहाँ पे कोई गैमीट्स या सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं है। जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो वहां पे बात आती है कि यहाँ पे नो सीड इज फॉर्म्ड, ठीक है। देयर इज नो सीड फॉर्मेशन, सीडलेस रिप्रोडक्शन होता है ये, यानी कि यहाँ पे बिना सीड के नया प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है। मोस्टली जो प्लांट्स जिस मेथड, जिस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोपोगेट करते हैं उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके बारे में अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के पास ऐसा क्या स्पेशल है कि ये एसेक्सुअल से इतना अलग है। तो सबसे पहली बात, इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, यानी कि यहां रोल आ जाता है आपके किसका, मेल एंड फीमेल पेरेंट का, राइट। एंड सिंस यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 सेक्सेस इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली यहाँ रोल आता है गैमीट्स और या सेक्स सेल्स का। तो इन केस ऑफ मेल इट इज द स्पर्म, ठीक है, या फिर प्लांट्स के केस में ये पोलन हो जाएगा, राइट, जो अभी आगे पढ़ेंगे हम। एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज द एग, राइट। तो ये बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पॉलिनेशन, दैट वी विल ऑल्सो लर्न इन टुडेज क्लास। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैनर में आगे चलेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों से मैं ये चाहती हूं कि आप ये क्वेश्चन आंसर करें। तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप यहीं पे पॉज करेंगे, बिकॉज आई विल कंटिन्यू टू द आंसर, बट आप
खुद को असेस करने के लिए ऑनेस्टली वीडियो को यहीं पॉज करके ये देखेंगे कि जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में पुट डाउन कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत। तो एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फोकस ऑन दिस वर्ड नॉट, अ फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं इन 4, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ 4 ऑप्शंस। आपको उसमें ये बताना है कि कौन सा एक फीचर नहीं है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है इट इज अ फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि बहुत तेज है स्पीड में एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी ऑप्शन कह रहा है इट नीड्स सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्लांट्स को सीड्स फॉर्म करने पड़ते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक तरीके का मेथड है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड डी स्टेटमेंट कह रहा है बोथ ए एंड बी आर incorrect, not a feature, right? So you have to identify what is the answer. Quickly comment down in the comment box below कि क्या इसका आंसर हो सकता है। Meanwhile, I'll move ahead and I'll tell you what the answer is. So the answer is of course option B. So very nice students, absolutely wonderful, a clap from my end. बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म किया है। ये स्टेटमेंट इट नीड्स सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स यूज करते हैं वो एक सीडलेस प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सीड फॉर्मेशन नहीं होती। हम देखेंगे कैसे और क्यों, राइट? तो अब आगे चलते हैं एंड फर्स्ट वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो प्लांट्स की अगर बात करें दे जनरली प्रोपोगेट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजिंग देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स यहाँ पे यूज करते हैं क्या? अपने वेजिटेटिव पार्ट्स। अब मैम ये वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? देखो बेटा, प्लांट्स की जब बात करें तो उनके सारे आप पूरे पार्ट्स को आपने 2 सिस्टम्स पढ़े होंगे, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। एक तरीके से उन्हें और कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन विच पार्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन विच एक्टिविटीज। तो कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है किसी भी प्लांट में? अगर हम बात करें, रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली होता है द फ्लावर। ठीक है, क्यों? ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि इट कंटेन्स द मेल एंड फीमेल पार्ट। तो ये जो प्लांट में होता है वो होता है फ्लावर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर को छोड़ के लीफ, स्टेम, रूट, नोड्स, इंटरनोड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के। तो कभी भी अगर एक पौधा फ्लावर को छोड़ के अपने वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करे अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए, यानी कि रिप्रोड्यूस करने के लिए एसेक्सुअल मेथड से, उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, नाउ इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होती ही नहीं क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, राइट? एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन टेक प्लेस थ्रू 3 डिफरेंट पार्ट्स जो आज हम कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो कौन से 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है? पहला केस जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि रूट का इस्तेमाल कौन से प्लांट्स हैं जो करते हैं अपने जैसे को और प्रोड्यूस करने के लिए, अपने बेबीज या अपनी प्रोजनी या अपने ऑफस्प्रिंग या अपनी फ्यूचर जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो रूट में क्या होता है? जनरली प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ये जो आपको इमेज नजर आ रही है दिस इज अ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का अगर आप एग्जाम्पल लेके चलें तो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट जो कि रिप्रोड्यूस करता है अपना कौन सा वेजिटेटिव पार्ट इस्तेमाल करके? रूट्स, जड़ें। तो आप स्वीट पोटैटो का जो ये पार्ट खाते हैं ये एक्चुअली में पता है क्या होता है? ये होती है इनकी स्पेशल रूट्स विच आर कॉल्ड एज ट्यूबर्स, इन्हें कहा जाता है ट्यूबर्स। और इन्हीं ट्यूबर्स को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके प्लांट कर दे इन द सॉइल, प्लांट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, प्लांटेड होना चाहिए। ठीक है, नो इश्यूज, राइट? सो दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इन्हीं छोटे छोटे स्वीट पोटैटो को अगर आप कट करके सॉइल में सो कर दें और उसे पानी दें, प्रॉपर कंडीशंस दें,
जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, तो वही छोटे छोटे पार्ट्स, वही छोटे छोटे ट्यूबर्स विल अगेन ग्रो इनटू अ न्यू स्वीट पोटैटो प्लांट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसे ये ओल्ड स्टेम है, आपको यहाँ नजर आ रही है, ये छोटे छोटे ग्रीन पार्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बड से, जो बड है यहाँ पे जो ट्यूबर पे डेवलप हुई है, उससे एक न्यू शूट बन रही है। ठीक है, तो ये जो ट्यूबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये स्वोलन रूट होती है, फूली हुई जड़ी होती है, जिसमें कि प्लांट ने अपना खाना स्टोर किया होता है, जिसे हम अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं एज अ वेजिटेबल, राइट। तो पहला वेजिटेटिव पार्ट जो कुछ प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक स्वीट पोटैटो, वो है रूट। इसी तरह अगर हम बात करें स्टेम, दूसरा वेजिटेटिव पार्ट स्टेम, ठीक है, इसका इस्तेमाल कौन कौन से प्लांट्स करते हैं। एक एग्जांपल जो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं वो है पोटैटो का। इसके अलावा अनियन भी है, इसके अलावा जिंजर भी है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वो प्लांट्स के जो इस्तेमाल करते हैं स्टेम का अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए। कैसे? तो ये होती हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है, या ट्यूबर्स। इन्हें भी जनरली, क्योंकि ये फूला हुआ जो इनका हिस्सा होता है, इन्हें भी ट्यूबर्स कहा जाता है। और अगर आप आलू को, पोटैटो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे डिप्रेशंस नजर आएंगे। ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे डिप्रेशंस नजर आएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आई। इसे कहा जाता है आई। ये वाली आंखें नहीं, आलू की आंखें नहीं होती हमारी तरह, ये आई दूसरी है। ठीक है, यहां से अगर आप थोड़े टाइम के लिए उस आलू को रख के छोड़ देंगे ना, या पानी में अगर डाल के रखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसी आई से छोटी छोटी रूट्स और शूट्स डेवलप हो सकती हैं। यानी कि जो आलू है वो बेसिकली स्टेम है, एक डेवलप्ड, एक स्वोलन स्टेम है, जिसमें जो आईज हैं, वो जो नोड्स या आईज हैं, दे कैन गिव राइज टू न्यू शूट्स एंड रूट्स इफ केप्ट अंडर द प्रॉपर कंडीशंस ऑफ गिविंग देम वाटर, सनलाइट एंड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट दे वुड नीड टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट। ठीक है, तीसरा एंड फाइनल वेजिटेटिव पार्ट जो कुछ प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं वो है पत्तियां, यानी कि लीफ, द किचन ऑफ द प्लांट्स जिन्हें बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे क्लासिक एग्जांपल अगर किसी प्लांट का है तो वो है ब्रायोफाइलम। आप लोगों ने बहुत बार ये सुना भी होगा, है ना। तो ब्रायोफाइलम क्लासिक एग्जांपल है एक ऐसे प्लांट का जो अपनी पत्तियों की मदद से अपने आप को प्रोपगेट करता है, अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। कैसे? अगर आप इसकी पत्तियों का मार्जिन देखें, यहां पे बनाते हैं, अगर आप ब्रायोफाइलम की लीफ देखें, ठीक है, तो ये जो इसकी मार्जिन है यहाँ पे ना बहुत छोटी छोटी सी बड्स होती हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी बड्स होती हैं जो कि बेसिकली अगर नीचे मिट्टी में गिर जाएं, ये बड्स जब नीचे मिट्टी में गिर जाएं और उन्हें प्रॉपर कंडीशन मिले of water, sunlight and essential nutrients, they will again develop into new bryophyllum part, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये buds हैं छोटी छोटी, ठीक है, इनकी ये roots आने लगी, shoots आने लगी, इनकी खुद की leaves develop होने लगती हैं, और जब इनका weight, इनका वजन काफी heavy हो जाता है और ये parent plant जब इसे hold नहीं कर पाता इन buds को, तो ये buds नीचे उसी मिट्टी में गिर जाती हैं जहाँ parent plant grow कर रहा है, और फिर वो खुद as individual adult plant ग्रो करते हैं। तो क्या क्या तीन हमने वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू प्रोपगेशन सीखा। एक है हमारा रूट, ठीक है, रूट की मदद से कुछ प्लांट्स कर सकते हैं प्रोपगेट। एक हमने पढ़ा स्टेम, स्टेम की मदद से कर सकते हैं, और एक हमने पढ़ा लीफ। मेजरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली इन मेथड से, इन वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से होता है। नाउ आर्टिफिशियली भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, ग्राफ्टिंग है और स्टेम कटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मदद से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर नेचुरली अगर आप नेचर में देखें तो इन तीन वेजिटेटिव पार्ट से बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने आप को प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, सिंस ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट how do plants vegetatively propagate using different vegetative parts, अब एक क्वेश्चन आंसर करते हैं उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, यहां पूछा जा रहा है which part of bryophyllum, ठीक है, ब्रायोफाइलम का ऐसा कौन सा हिस्सा है which is used for vegetative propagation। बहुत ही इजी सवाल है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इतने स्मार्ट प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप लोग कैसे नहीं आंसर करोगे इसे सही। क्या क्या ऑप्शंस हैं, स्टेम, रूट, फ्लावर एंड लीफ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात है, बहुत ध्यान से आप आंसर करना।
कौन सा हमने एग्जाम्पल लिया है? ब्रायोफाइलम। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लीफ, यानी कि अपनी पत्ती की मदद से। देखो बेटा, फ्लावर तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हाँ, ये दोनों एक बार को हम समझ भी सकते थे क्योंकि दोनों वेजिटेटिव पार्ट्स है, लेकिन जहां बात आती है ब्रायोफाइलम की तो स्टेम और रूट का इस्तेमाल ब्रायोफाइलम नहीं करता, वो अपनी पत्तियों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलो अब since asexual mode of reproduction in plants through vegetative propagation is very crystal clear, at least I am hoping that it is for all of you. नहीं है, वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको ध्यान से पढ़ के सुन के सब कुछ समझ में आएगा। कोई भी डाउट्स आपके आते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वी विल डेफिनेटली आंसर एंड केटर टू योर डाउट्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट्स कैसे प्रोपोगेट करते हैं? यूजिंग द मेथड ऑफ पॉलिनेशन, राइट। सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली यूजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो कि क्या होते हैं? होते तो फ्लावर हैं, और फ्लावर में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन, जिसके फर्दर और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अभी पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टल, विच अगेन हैज फर्दर अदर पार्ट्स विद देयर ओन यूनिक फंक्शंस। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट ऑलवेज रिमेंबर इज अ फ्लावर, एंड इन अ फ्लावर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फॉर्म बाय व्हाट? स्टेमन, एंड द फीमेल ऑन द अदर हैंड इज फॉर्म बाय पिस्टल। ठीक है, यहां पे गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड, यहां सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि क्यों यहां पे क्यों इन्वॉल्व हैं भाई? जब दो पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल, तो उन्हें एक साथ आना भी तो पड़ेगा, उन्हें जुड़ना भी तो पड़ेगा, ताकि वो अपने जैसे दिखने वाले को प्रोड्यूस कर सके, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, अपने बेबी को प्रोड्यूस कर सके। तो वो इंस्टेड क्या करते हैं? इंस्टेड वो कुछ ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, दोनों मेल और फीमेल, जो अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उनकी फ्यूचर जनरेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मेल, तो मेल में जो वो गैमीट होता है वो पोलन होता है। ठीक है, मेल गैमीट। और व्हेन इट कम्स टू द फीमेल, वो होती है हमारी एग सेल। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द फीमेल गैमीट, राइट। अभी देखेंगे कैसे होता है, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप लोग को ये पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, तो एक एक करके हम इसमें देखेंगे कि कैसे और क्या चीजें हैं, राइट। चलो, फर्स्ट लेट्स बिगिन विद स्टेमन। हमने यहाँ पे बात की थी किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की थी, स्टेमन। मैंने कहा था स्टेमन के भी फर्दर और पार्ट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो स्टेमन का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है एंथर। और एंथर ही वो पार्ट है जहां पे मेल के जो गैमीट्स हैं, पोलन ग्रेन्स, उन्हें डेवलप किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? एंथर स्टेमन का वो ऊपर स्वोलन सूजा हुआ हिस्सा है जहां पर मेल गैमीट्स, पोलन ग्रेन्स बनाए जाते हैं। ये जो आपको ऑरेंज छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इस एंथर को सपोर्ट करने के लिए एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है फिलामेंट। ठीक है, ये फिलामेंट इसे होल्ड करके रखती है, इसे सपोर्ट देती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे मैंने कहा था पिस्टल। पिस्टल का जो स्वोलन हिस्सा होता है, जहां ये पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, उसे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या काम है? स्टिग्मा इज लाइक अ सीट जहां पे पोलन ग्रेन आके बैठेगा। ठीक है, वो इंटरैक्ट करेगा उस फीमेल पार्ट के साथ। जब वो इंटरैक्ट करेगा और स्टिग्मा ये पहचानेगी कि हाँ, ये पोलन ग्रेन मेरे ही तरीके के स्पीशीज के फ्लावर से आया है, तो चलो मैं इसकी एंट्री अलाउ करती हूँ। तो यहां से एक गेट खुलेगा, ठीक है, और एक बनेगी बहुत लंबा सा रास्ता जिसे हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, जो कि किसके थ्रू होते हुए जाएगी? स्टाइल के थ्रू। तो जैसे स्टेमन के पास फिलामेंट था एंथर को सपोर्ट करने के लिए, स्टिग्मा को सपोर्ट करने के लिए स्टाइल होती है लंबी सी ट्यूब, जो कि कहां किसके लिए रास्ता प्रोवाइड करती है? पोलन ट्यूब के लिए। ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रही है, ये है पोलन ट्यूब। इफ यू सी क्लियरली ओवर हियर, दिस इज द पोलन ट्यूब, यानी कि वो रास्ता जो पोलन ग्रेन अपने ने बनाता है फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि फीमेल गैमीट यहां नीचे इस ओवरी में प्रेजेंट है। द थर्ड पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल एंड द थर्ड इज ओवरी। अब ओवरी तक पोलन ग्रेन को पहुंचने के लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना, तो वो रास्ता बनाता है पोलन ट्यूब। ठीक है, और फाइनली यहां ओवरी में क्या होता है? द एग। ये जो एग आपको नजर आ रहा है, विच इज व्हाट? द फीमेल गैमीट। ठीक है, यहां पे आके
पोलन ग्रेन इसके साथ जुड़ेगा ताकि वो फ्यूचर जनरेशन बना सके, राइट। सेपल इज बेसिकली व्हाट? सेपल इज द ग्रीन स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द बड। जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है, अभी भी खिला नहीं है, तो उस दौरान बहुत फ्रेजाइल और डेलिकेट होता है, उसे कोई नुकसान ना हो, उसे कोई हार्म ना पहुंचे, उसके लिए सेपल उसके ऊपर एक कवरिंग फॉर्म करके रखता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। एंड रिसेप्टिकल इज द पार्ट जो कि पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट देता है, ठीक है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब ये देखो, ये जो ऑरेंज पार्ट है ये क्या है? पोलन जो आया है एंथर से, और ये है आपका एग जो ओवरी में था। When both these male and female gamete meet together, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के एकदम बाद क्या बनता है? जाइगोट, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है जाइगोट की। जाइगोट फर्दर जब डिवाइड करता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है एम्ब्रियो, राइट। और यही एम्ब्रियो आगे चल के सीड में फॉर्म हो जाएगा। इस सीड के चारों तरफ फ्रूट की जो ओवरी है, देखो होता क्या है, आई टेल यू दिस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओवरी इज द फ्यूचर फ्रूट, ठीक है। फ्यूचर फ्रूट क्या होती है? ओवरी क्या होती है? फ्यूचर फ्रूट जो फॉर्म करेगी। और ओव्यूल ऑन द अदर हैंड क्या फॉर्म करता है? इज द फ्यूचर सीड। ये प्लीज स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये एज अ 1 मार्कर आपको सीधे सीधे पूछ ली जाएगी आपके स्कूल एग्जाम्स, ओलंपियाड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कहीं पे भी ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। तो अब जब ये सीड फॉर्म हो गया है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फ्रूट भी आ जाती है, फिर ये सीड जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट यानी कि इससे जब शूट्स और रूट्स निकले, कौन से कंडीशंस में निकलेंगी? जहां सीड को प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, एयर मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, तब जाके फाइनली वो एक और फ्यूचर प्लांट बनाएगा। तो इस तरीके से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम आपने तो कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पॉलिनेशन के थ्रू होता है, तो पॉलिनेशन की तो कहीं बात ही नहीं हुई। तो बेटा बिल्कुल बात हुई है। अब आप देखिए, ये जो पोलन ग्रेन्स की बात हुई थी, इनके पास हमारी तरह पैर तो है नहीं, है ना, कि ये खुद ब खुद चल के जा सके स्टिग्मा तक। ऐसा तो है नहीं कि इनकी अपनी टांगे हैं और आज इन्होंने सोचा चलो स्टिग्मा के पास घूम के आते हैं, ठीक है, चलो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके आते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। तो इस पोलन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने का जो काम होता है, ये जो ट्रांसफर होता है, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसफर करते कौन है? पॉलिनेटर्स करते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे कैसे और कितने प्रकार के पॉलिनेशन के मेथड्स हो सकते हैं। उससे पहले लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ पोलन इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन? पोलन यानी कि जो मेल गैमीट है, मेल सेक्स सेल है जो एंथर प्रोड्यूस कर रहा है, उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है पॉलिनेशन में? ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इट हेल्प्स द फ्लावर ग्रो टॉलर। वो फूल को मदद करता है और बड़ा होने के लिए, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। वो कीड़ों को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है फॉर पॉलिनेशन। इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सीड्स। इसकी जरूरत है बीज फॉर्म करने के लिए, सीड्स फॉर्म करने के लिए। इट हेल्प्स द फ्लावर प्रोड्यूस मोर नेक्टर। फ्लावर्स एक फ्लूइड कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत से फ्लावर्स, सारे नहीं, जिसे कहा जाता है नेक्टर, जो कि पॉलिनेटर्स फीड करते हैं, ठीक है, जैसे कि बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, बर्ड्स हो गए। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन हेल्प करता है फ्लावर को नेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या है, यानी कि सही रोल, सही फंक्शन एक पोलन ग्रेन का क्या होता है। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी कि ये मदद करता है किसी भी प्लांट को उसके सीड बनाने के लिए। वो प्लांट्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वहां पे पोलन ग्रेन्स का मेजर रोल ये है कि वो जाए और जाके फीमेल गैमीट एग के साथ फर्टिलाइज करे, जाइगोट बनाए, एम्ब्रियो बनाए और फाइनली वो एम्ब्रियो सीड में डेवलप हो। क्यों? ताकि हम फ्यूचर जनरेशन प्रोड्यूस कर सके, राइट। नाउ एज आई मेंशन, पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर of pollen from the anther to the stigma of a flower.
बेसिकली जो मैंने आपको पहले समझाया, किसी भी पोलन ग्रेन के पास अपने ना पैर हैं ना स्केट्स हैं, कोई जरिया नहीं है खुद ब खुद चल के स्टिग्मा तक पहुंचने का। तो ये काम, ये ट्रांसफर जो होता है ये करते हैं बाकी एजेंट्स जिन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिनेटर, यहाँ हमने बी का एग्जाम्पल दिया है, और भी हो सकते हैं, अभी पढ़ेंगे। और ये जो ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं जो एंथर में प्रोड्यूस हुए, इसे कैरी करके पॉलिनेटर कहां तक लेके जाएगी, स्टिग्मा तक लेके जाएगी। ठीक है, ताकि वो ओवरी में जाके एग से फर्टिलाइज कर सके। राइट नाउ अगेन अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, सो यू विल हैव टू रेफर टू द डायग्राम गिवन बिलो। ये डायग्राम है, प्लीज इसे बहुत ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एस मार्क्ड है, कुछ पार्ट्स पी, कुछ क्यू और कुछ आर मार्क्ड है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। बीज हवर ओवर द फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम देम। हवर यानी कि बीज जो मंडराती रहती हैं आपके फूलों के आसपास, क्यों मंडराती हैं, नेक्टर लेने के लिए, जिससे वो हनी बनाएंगी। ठीक है, उनका खाना है वो। During this, the bees carry eggs. अब मैं नहीं जानती eggs क्या है, आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, आप eggs का नाम भी बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी दोगे। From one flower to another, तो वो इस eggs को जब अपना खाना ढूंढ रही होती हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कैरी करती हैं। अब देखो, उन्हें तो नहीं पता कि उन्हें कैरी करना था। होता क्या है, कई बार उनकी बॉडी से ये एग्स चिपक जाता है। ठीक है, क्योंकि उस एग्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, फीचर्स होते हैं। राइट, which part of the flower should the bees touch in order to collect eggs? ऐसा उस फूल का कौन सा हिस्सा है जहां पर बीज अगर अपने आप को टच करवाएंगी या हवर करेंगी तो वहां से वो इस एग्स को अपनी बॉडी पे कलेक्ट कर पाएंगी। कौन सा हिस्सा है, आप जल्दी से बताइए। पी, क्यू, एस और आर। So you have to refer to this diagram in order to answer this question, and the answer to this question is Q. ठीक है, क्यों ये वाला क्यों नहीं, क्यों ये वाला क्यों, यानी कि ये क्या है, इससे आपको पता चलता है दैट दिस इज द एंथर। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स ही यहाँ पे हम एक्स का नाम हमने यूज किया है। ठीक है, दीज आर द वंस दैट वी आर रेफरिंग टू एज एक्स। ठीक है, द एक्स इज व्हाट, पोलन ग्रेन्स। तो ये मुझे आंसर्स आप लोगों के मेरे आंसर बताने के बाद नहीं, पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। राइट, अब जैसा मैंने कहा पॉलिनेशन डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप मेजरली देखें, दो मेजर मोड्स हैं पॉलिनेशन के। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। राइट, अब सेल्फ पॉलिनेशन आपको खुद ही बता रहा है कि एक इंडिविजुअल प्लांट अपने आप में केपेबल इनफ है कि वो खुद ब खुद में ये प्रोसेस कर ले। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ क्रॉस अगर आप इंग्लिश वर्ड के हिसाब से ही जाएं, यानी कि यहाँ पे मोर देन वन प्लांट इन्वॉल्व है। पेरेंट, यस डेफिनेटली पेरेंट्स तो हैं ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मोर देन वन प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, एक ही जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि रोज का पोलन ग्रेन हिबिस्कस के स्टिग्मा पे जाके अगर लैंड हो गया तो वहां पे वो फर्टिलाइजेशन कर देगा, दैट कैन नॉट हैपन। द पोलन ग्रेन हैज टू लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज। दैट इज व्हाई आई सेड कि स्टिग्मा इज लाइक अ सीट, इज लाइक द एंट्री वे फॉर द पोलन ग्रेन। अगर स्टिग्मा को लगेगा कि ये पोलन ग्रेन उस फ्लावर से आया है जिससे मैं बिलोंग करती हूं, तभी वो उसकी एंट्री को अंदर अलाउ करेगा, तभी वो पोलन ट्यूब को बनने के लिए अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, वो पोलन ग्रेन वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट हैं, तो यहीं पे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाता है, जस्ट विद इन द सेम फ्लावर। पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं ऑटोनॉमी। अब जनरली वो फ्लावर्स जो ऑटोनॉमी करते हैं, इनमें ना ही कोई सेंट होती है और ना ही कोई नेक्टर प्रोड्यूस होता है। इसका रीजन आप जरा पॉज करके मुझे नीचे दीजिए कि क्यों ये फ्लावर्स, ना ही कोई इनकी फ्रेग्रेंस है, ना ही ये कोई नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप मुझे बताइए इसका क्या एक रीजन हो सकता है। मैं तो डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी, बट आप वीडियो पॉज करके यहां पे मुझे इसका रीजन बताइए। सो द रीजन इज बेटा, क्योंकि एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होना है तो बहुत आसानी से विंड की तरफ से भी हो सकता है और पोलन कई बार लैंड कर जाता है स्टिग्मा पे। तो यहां हमें कोई भी
पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती, नो पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, नो पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड। दैट इज द रीजन यहां पे कोई सेंट या फ्रेग्रेंस या नेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि हम किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, कि हम बीज, बर्ड्स, वॉस्प इनको अट्रैक्ट करें कि आप आओ हमसे नेक्टर पियो, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और उसके बाद जाके आप हमारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने में हेल्प करो। जरूरत ही नहीं होने ऐसे किसी पॉलिनेटर्स की। सेम वे सेल्फ पॉलिनेशन का एक तरीका हो सकता है गिटिनोगैमी। अभी भी वही सेम प्लांट इन्वॉल्व है, लेकिन यहां 2 फ्लावर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेम ओनली 1 प्लांट, यहां पे भी 1 प्लांट था, यहां पे भी 1 प्लांट है, लेकिन यहां गिटिनोगैमी में 2 फ्लावर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेम स्पीशीज की ही बात हो रही है। यहां पे इस एंथर से अब इस स्टिग्मा पे चला गया, दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, सेम फ्लावर में नहीं हो रहा, उसी एक प्लांट पे हो रहा है, लेकिन यहां पे पॉलिनेटर्स की जरूरत होगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो पोलन ग्रेन ये एंथर प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो खुद ब खुद चल के इस स्टिग्मा तक लैंड कर सकता है? नहीं। यहां सेंट और नेक्टर दोनों ही प्रोड्यूस होगा। और जहां बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जीनोगैमी की, तो यहां बेटा डेफिनेटली जो भी फ्लावर्स क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं वो सेंट, नेक्टर और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो ऐसे पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, ऐसे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके, या तो फ्लावर की शेप की वजह से, उसकी स्मेल की वजह से, या जो नेक्टर है उसकी वजह से, ताकि वो पॉलिनेटर्स अपना खाना भी ले लें और उस प्लांट को मदद कर दे उसका पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक लैंड करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी ये चाहिए कि जहां केस है सेल्फ पॉलिनेशन का, इस केस में चाहे ऑटोगैमी हो या गिटिनोगैमी, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। देर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग और द बेबीज दैट आर प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि वही सेम प्लांट है, हार्डली ही कोई डिफरेंस होगा, इक्का दुक्का, बहुत जरा सा। ठीक है, बहुत कम वेरिएशन होता है। ऑन द अदर हैंड क्रॉस पॉलिनेशन में 2 डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हैं ऑफ द सेम स्पीशीज, लेकिन एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन यहां पे वेरिएशन की जो उम्मीद होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहां क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान जो भी प्रोड्यूस किए जाएंगे ऑफस्प्रिंग, उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में ज्यादा वेरिएशन होगा एज कंपेयर टू बेबीज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन और द फ्यूचर प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये बिल्कुल प्योरली कंपैरेटिव वो एनालिसिस है। मैं कोई भी एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कह रही, कंपैरिजन है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, और यहां पे सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है यहाँ पे 4 ऑप्शंस में जो कि गलत है, आपको वो पहचानना है। तो पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट ए कह रहा है क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसे पॉलिनेटर्स की मदद की जरूरत होती है, जैसे कि विंड, वाटर, बीज, बर्ड्स या बाकी एनिमल्स। B option is saying Geitonogamy is a type of cross pollination. Geitonogamy एक तरीके का cross pollination method है। C option is saying self pollinated flowers generally don't produce scent or nectar. ऐसे फूल जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जाते हैं वो ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ना ही उनकी कोई बहुत ऐसे सुगंधित स्मेल होती है। ठीक है, डी ऑप्शन इज सेइंग ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट ऑप्शन, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा गिटिनोगैमी इज अ टाइप ऑफ नॉट क्रॉस बट अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, जहां ऑफ कोर्स स्टिल ओनली 1 प्लांट इज इन्वॉल्व, सेम प्लांट में ही हो रहा है, बट देयर आर 2 फ्लावर्स, 2 फ्लावर्स के बीच में हो रहा है ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम प्लांट है लेकिन 2 अलग अलग फ्लावर्स हैं। यहाँ पॉलिनेटर्स की भी जरूरत होगी और ये जो फूल होंगे वो सेंट और नेक्टर दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे ताकि पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो बेटा आई होप यहाँ तक जो ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पूरा चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम क्विज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तहे दिल से, आप
ऑनेस्टली बहुत ही ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके, इससे पहले कि मैं आपको आंसर शो करूं, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। डाउट आएगा वो भी पोस्ट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आंसर करने में। आप पूछिए, आप जितना डाउट पूछना चाहते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of reproduction through vegetative propagation? Vegetative propagation यानी कि मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जहां पे प्लांट्स अपने वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोड्यूस करें, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। प्लांटिंग अ सीड इन द सॉइल, right? Second option is saying cutting a stem from a parent plant and planting it in the soil. C option is pollinating a flower and D option is spreading seeds through the wind. क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? आपको बताना है एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपसे पूछा जा रहा है। एंड द राइट आंसर इज कटिंग अ स्टेम फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट एंड प्लांटिंग इट इन द सॉइल। क्यों? क्योंकि ये स्टेम क्या होता है? दिस इज अ वेजिटेटिव पार्ट। क्या है ये? व्हेन इट कम्स टू अ प्लांट, ये एक वेजिटेटिव पार्ट है, जस्ट लाइक लीफ, रूट्स, नोड्स, इंटरनोड्स, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर, राइट। चलो मूविंग अहेड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब पोलन ग्रेन एग से एक साथ फ्यूज हो गया, मिल गया, तो ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू डैश। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, प्लीज बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शंस क्या हैं? सीड, जूस, फ्रूट या पोलन। क्विकली आंसर, एंड द आंसर इज व्हाट? सीड, राइट। सीड में डेवलप होगा। मैंने आपको बताया था ओव्यूल इज द फ्यूचर सीड, whereas ओवरी इज द फ्यूचर फ्रूट, जो उसके अंदर अपने सीड को प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि वो सीड एक फ्यूचर प्लांट में डेवलप होगा। इस सीड के अंदर वो छोटू सा बेबी प्लांट है, जिसे जब प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी तो वो फ्यूचर अडल्ट प्लांट में डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेरेंट और पेरेंट्स is or are involved in vegetative propagation? Vegetative propagation जो होता है, इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2, 3, 1, either A or B. So you have to identify the correct number of parent or parents involved in vegetative propagation. ठीक है, क्या आंसर है? Of course 1, because vegetative propagation is an example, is a mode of asexual reproduction, ठीक है। One of the method जो कुछ ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, जैसे आज हमने एग्जांपल पढ़े बहुत से प्लांट्स के, तो ये क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और हम पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जब बात होती है तो वहां वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंस वन पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई गैमीट्स या सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन जरूरी है ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आपको कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, उन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है कि पहला स्टेप ये होगा, फिर दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा फाइनली इसमें जाएंगे, ठीक है। आपके सामने ये वेरियस ऑप्शंस हैं, तो यहां मैं आपको टाइम दे रही हूं, पॉज करो वीडियो को, आराम से पढ़ो एक एक ऑप्शन को और देखो आपको कौन से इवेंट्स दिए हैं, पहचानो कि इन इवेंट्स में क्या क्या होता है, कब होता है, उस हिसाब से इन्हें एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाओ कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा क्या होगा और चौथा क्या होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे प्लीज आंसर कीजिए इन द कमेंट बॉक्स एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। क्यों? सबसे पहला स्टेप होगा पॉलिनेशन, यानी कि जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ठीक है। जब स्टिग्मा पहचानेगा कि ये पोलन ग्रेन मेरे जैसे ही किसी स्पीशीज से आया है तो वो उसका अपना एंट्री गेट खोल देगा, पोलन बनाएगा, एक पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचने के लिए। जैसे ओवरी में पहुंचा तो वहां फीमेल गैमीट रेडी बैठी हुई है एग के फॉर्म में, वो पोलन एग से जाके फर्टिलाइज कर देगा, यानी कि फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फाइनली वो जाके किस में डेवलप होगा? सीड में। उस सीड को जब प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट यानी कि अपने शूट्स और रूट्स फॉर्म करेगा और फाइनली वो किस में डेवलप हो जाएगा? एक अडल्ट प्लांट में। दैट इज द रीजन दैट डी ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन हमने पढ़ा था, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, राइट, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन रादर।
तो इसमें आपको बताना है क्या गलत बताया गया है सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। ए ऑप्शन कह रहा है इट प्रिजर्व्स पेरेंटल कैरेक्टर्स इंडेफिनिटली, ठीक है, इट लीड्स टू न्यू वेराइटीज, the flowers need not produce nectar and scent, all of the above. You have to identify the false statement. Now this is a very important question and a tricky question, and also let me tell you this is an Olympiad level question. तो बहुत ध्यान से आंसर कीजिए अगर आप ये क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं, which means you are ready not just for your school exams. Term 1 तो आप रेडी हो ही बहुत ही बढ़िया तरीके से, आप फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिशन आएगा उसके लिए भी बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। तो आंसर इज इट लीड्स टू न्यू वेराइटीज। बेटा मैंने आपको कहा था सेल्फ पॉलिनेशन की जब बात आती है, एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, उसी में ही एक्सचेंज हो जा रहा है पोलन ग्रेन का एंथर स्टिग्मा में, ठीक है। तो होता क्या है, प्रिजर्व्स पेरेंटल कैरेक्टर्स, पेरेंट्स के जैसे जैसे कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि डिफरेंसेस ही उतने नहीं आ रहे पेरेंट और उनके बच्चों के बीच में, तो पेरेंटल कैरेक्टर्स वैसे के वैसे ही अपने बच्चों में हूबहू चले जाते हैं, हार्डली माइन्यूट डिफरेंसेस के साथ। तो इनडेफिनेटली आप जनरेशन बाय जनरेशन देख लो, पेरेंट और बच्चों के बीच में हार्डली कोई डिफरेंस होगा। तो पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व हो रहे हैं, यानी कि उन्हें हम बहुत ही आसानी से रोक के रख पा रहे हैं, उन्हें जमा करके रख पा रहे हैं, सिक्योर रख पा रहे हैं, ठीक है। जो फ्लावर्स हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं है नेक्टर या सेंट प्रोड्यूस करने की, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ऑटोगैमी की इन सेल्फ पॉलिनेशन, तो वहां पे वो एक ही फ्लावर में एक्सचेंज हो जा रहा है, तो उन्हें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। न्यू वेराइटीज इसलिए फॉर्म नहीं करते बेटा क्योंकि एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, वही कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस कर रहा है थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी मेथड। तो वहां पे जब एक ही जैसे पेरेंट्स, उनके जैसे बच्चे दिखने वाले प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पे न्यू वेराइटीज का होना पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था, आई एम श्योर आप लोगों ने सभी ने डेफिनेटली आंसर किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टल। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं पिस्टल क्या होता है। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर, ठीक है, इन अ प्लांट। क्या है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट। तो हमने पढ़ा था इसके 3 फर्दर पार्ट्स होते हैं, आपको पहचानना है इन 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा है जो पिस्टल का पार्ट नहीं है। स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर और ओवरी। क्विकली आंसर, वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज एंथर, ठीक है, क्योंकि ये किसका पार्ट है? स्टेमन का, विच इज व्हाट? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक बार लिख देते हैं इस चीज को, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है ये भी मुझे जल्दी से बताओ। क्या होता है एंथर का फंक्शन? टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। और अब मुझे ये भी बता दो कि ये जो स्टेमन है, एंथर के अलावा इसका एक और क्या पार्ट होता है जो इस एंथर को सपोर्ट करता है? क्विकली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। So this marks the end of the chapter on reproduction in plants. Now this is just one of the few chapters that are going to come in the future आपके term 1 से related, ठीक है। तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, टर्म 1 भी आपका सिर्फ एक एग्जाम ही है, अभी तक आप जैसे अपने लाइफ में एग्जाम्स देते आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से है, ठीक है। आप अभी इस एग्जाम को लेके बहुत घबरा रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैम कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, मैं कैसे पढ़ूं इतना सब कुछ। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है बेटा, दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द वेरियस एंड यू नो लॉट ऑफ सक्सेसेस इन योर लाइफ। तो घबराते नहीं है। आई नो आप ये बोल रहे होगे कि मैम कहना आसान है, बट बेटा खुद मैं उस स्टेज से होके निकली हूँ, तो मुझे पता है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अभी ये सिर्फ एक एग्जाम है, आपकी मदद के लिए हम यहाँ पर हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई भी हेल्प चाहिए है, क्वेरी है, डाउट है, आप प्लीज हमें रीच आउट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और कौन से चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा क्या क्या चैप्टर्स हैं। कोई ऐसी चीज जो मिस आउट हो गई हो और आप उसके बारे में भी चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, डेफिनेटली लेट अस नो। बट प्लीज इस वीडियो को एंड से लेके शुरुआत से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, राइट। आपको नोट्स नीचे मिलेंगे ही डेफिनेटली। क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पॉज करके ऑनेस्टली आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर देखिएगा आंसर क्या है, ताकि आप अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कर सकें कि किस तरीके से आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना एक पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद से देख सकते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको
कितने हद तक समझ में आया। तो ये पहला चैप्टर था इस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज का साइंस से रिलेटेड। इसी की तरह आपके सामने और सारे चैप्टर्स हम लेके आएंगे जो आपके टर्म 1 से रिलेटेड हैं और इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज आई सेड, प्लीज डू नॉट स्ट्रेस, आप एंजाइटी मत लीजिए, बिल्कुल एकदम खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत अच्छे से खाइए पिए, खेलिए भी, लेकिन पढ़ाई को भी एक प्रॉपर टाइम दीजिए, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलूंगी। टिल देन, बाय एवरीवन, एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल रिमेन हैप्पी एंड हेल्दी। बाय।